हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लीडिंग पावर फैक्टर के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि सिस्टम का पावर फैक्टर अगर बहुत ज़्यादा लीडिंग हो जाए तो उसका सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज इसी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि पावर फैक्टर का मतलब कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ही नहीं होता। ये तो एक थ्योरेटिकल रिलेशन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। जब हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो पावर फैक्टर डायरेक्टली आपको ये बताता है कि आपके सिस्टम का पावर फ्लो कितना स्मूथ है। अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है या नियर टू यूनिटी आप मेंटेन करते हैं सिस्टम के पावर फैक्टर को, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके सिस्टम का पावर फ्लो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आपके सिस्टम में लॉसेस मिनिमम लेवल पर हैं और उसके वजह से आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। अगर आपके सिस्टम का पावर फैक्टर पुअर हो जाता है, 0.90 या 0.86, 0.87 लेवल तक गिर जाता है, तो पुअर पावर फैक्टर का आपके सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इस वीडियो का आप ज़रूर देखिएगा। मैं पूरी प्लेलिस्ट आपको आई बटन में दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट में जो वीडियोस है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि लैगिंग पावर फैक्टर का इफेक्ट आपके सिस्टम में क्या पड़ता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए इंडस्ट्रीज में क्या यूज़ किया जाता है, एपीएफसी पैनल कैसे काम करता है, कैपेसिटर बैंक की रेटिंग आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किस रेटिंग का कैपेसिटर बैंक आपको आपके सिस्टम में इंक्लूड करना है। ये सारे कैलकुलेशंस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पर आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे लीडिंग पावर फैक्टर की। तो सबसे बेसिक सवाल तो ये आएगा कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका पावर फैक्टर लीडिंग में चल रहा है। अगर हम बहुत बेसिक लेवल पर बात करें, एक फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो पावर फैक्टर को देखकर आप ये कैसे समझेंगे कि वो पावर फैक्टर लीडिंग साइड में चल रहा है। तो देखिए, आइडियली आपका पावर फैक्टर यूनिटी रहना चाहिए, यानी कि 1 रहना चाहिए। अगर आपका पावर फैक्टर 1 से कम है, मतलब कि 0.99, 0.96, 0.90 इस रेंज में है, 1 से कम है, तो इसका मतलब यह है कि आपका पावर फैक्टर लैगिंग साइड में है। वहीं अगर सिस्टम का पावर फैक्टर बियॉन्ड 1 चला जाता है, इसका मतलब 1 से ज़्यादा को आप 1.5, 1.6 मत समझिएगा। 1 से ज़्यादा जब पावर फैक्टर जाता है तो वो नेगेटिव में हो जाता है, यानी कि -0.96, -0.95 इस तरीके से अगर नेगेटिव में आपका पावर फैक्टर शो कर रहा है तो हम उसको लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। अब दोस्तों, दूसरा सवाल ये आएगा कि ऐसा क्या होता है जिसके वजह से आपका पावर फैक्टर लीडिंग साइड में चला जाता है। तो देखिए, इंडस्ट्रीज में नॉर्मली 2 तरीके के लोड होते हैं। वैसे तो देखें तो 3 तरीके के लोड आपके सिस्टम में वर्क करते हैं। एक होता है रेजिस्टिव लोड, एक होता है इंडक्टिव लोड और एक होता है कैपेसिटिव लोड। अगर आपके सिस्टम में इंडक्टिव लोड ज़्यादा है, जैसे कि मोटर्स हो गए, ट्रांसफार्मर्स हो गए, ये सब इंडक्टिव लोड के टाइप्स है, तो जब भी आपके सिस्टम में आप इंडक्टिव लोड कनेक्ट करेंगे तो आपका पावर फैक्टर लैगिंग रहेगा। जब भी आप अपने सिस्टम में कैपेसिटिव लोड कनेक्ट करेंगे, जैसे कैपेसिटर बैंक हो गया, ये कैपेसिटिव लोड है। बहुत सारे मोटर्स में भी हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, उसमें भी आप कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो ये सारे कैपेसिटिव लोड है। तो जब भी आप सिस्टम में कैपेसिटिव लोड को इंक्लूड करेंगे तो आपका पावर फैक्टर लीडिंग साइड में जाएगा, और जब भी आप अपने सिस्टम में इंडक्टिव लोड को इंक्लूड करेंगे आपका पावर फैक्टर लैगिंग साइड में जाएगा। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि अगर सिस्टम का पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लीडिंग साइड में चला गया है तो उसका सिस्टम पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपके सिस्टम का पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लीडिंग हो गया है, -0.85 या उससे भी ज़्यादा लीडिंग साइड में चला गया है, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि आपके सिस्टम में रिएक्टिव पावर का कंपोनेंट अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। देखिए, किसी भी सिस्टम में नॉर्मली 2 टाइप के पावर अपना काम करती है। एक तो होता है एक्टिव पावर और एक होता है रिएक्टिव पावर। आपकी जो भी मोटर होती है या जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, इन सभी को अपने वर्किंग के लिए एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। बात सिर्फ इतनी है कि एक्टिव पावर का कंपोनेंट ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रिएक्टिव पावर, क्योंकि बेसिकली आपकी मोटर जो भी काम कर रही है, मोटर का मेन काम होता है रोटेशन प्रोड्यूस करना। तो रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो पावर एक्चुअल में वर्क कर रही है उसको हम लोग एक्टिव पावर बोलेंगे, और मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है या मैग्नेटिक फील्ड जो मेंटेन रहती है थ्रू आउट द मोटर ऑपरेशन, वो बेसिकली रिएक्टिव पावर के हेल्प से होता है। तो इसलिए मोटर को एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिएक्टिव पावर का कंपोजिशन बहुत कम रहता है। मेनली एक्टिव पावर ही मोटर में अपना काम करती है।
पर अगर आपके सिस्टम का पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लीडिंग हो जाता है तो उसके वजह से रिएक्टिव पावर का प्रोपोर्शन बढ़ने लगेगा, जिसके वजह से आपके सिस्टम में एक्सेसिव हीटिंग होने लगेगी। और जब भी किसी सिस्टम में एक्सेसिव हीटिंग होती है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि सिस्टम में अब लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। और जब भी आपके सिस्टम में लॉसेस बढ़ेंगे तो आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। किसी भी सिस्टम में जब एक्सेसिव हीटिंग होती है तो उसके वजह से आपके मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वीक होने लगेगी, जिसके वजह से आपका सिस्टम पूरी तरीके से ब्रेकडाउन में चला जाएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि अगर आपके सिस्टम का पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लीडिंग साइड में चल रहा है तो उससे आपके मोटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके मोटर का टर्मिनल वोल्टेज 415 वोल्ट है, अगर 3 फेज एसी पर आप किसी मोटर को रन कर रहे हैं तो आपका लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट रहता है। पर अगर आपका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लीडिंग में चल रहा है तो ये जो 415 वोल्ट आपका टर्मिनल वोल्टेज है ये एकदम से बढ़ने लगेगा, जिसके वजह से आपके मोटर में ओवर वोल्टेज की कंडीशन अराइज होगी। जब भी आप मोटर को ओवर वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जब भी आपके सिस्टम में ओवर वोल्टेज की कंडीशन अराइज होती है तो उसके वजह से भी सिस्टम में एबनॉर्मल हीटिंग होने लगती है। देखिए हमारे मोटर में जो वाइंडिंग हम लोग वाउंड करते हैं, चाहे आप स्टेटर वाइंडिंग की बात करें या रोटर वाइंडिंग की बात करें, वो वाइंडिंग का एक पर्टिकुलर इंसुलेशन लेवल होता है। वो इंसुलेशन लेवल एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए डिजाइंड होता है। अगर कोई मोटर 415 वोल्ट पर वर्क करती है तो इसका मतलब ये है कि उस मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है ये 415 वोल्ट के लिए डिजाइन किया है। पर अगर आपके सिस्टम में ओवर वोल्टेज की कंडीशन होती है और कंसिस्टेंटली आपकी वाइंडिंग में 415 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज इंजेक्ट होता है तो उस वजह से वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है ये ब्रेक होने लगेगा, जिसके वजह से आपके मोटर की वाइंडिंग जल सकती है और आपकी मोटर अर्थ हो सकती है। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज में पावर फैक्टर को नियर टू यूनिटी मेंटेन किया जाता है और मोस्टली ये कोशिश रखी जाती है कि आपका जो पावर फैक्टर है ये लैगिंग साइड में हो। अगर आपके सिस्टम का पावर फैक्टर 0.98, 0.96, 0.96 और यूनिटी के बीच में अगर आप मेंटेन करते हैं लैगिंग साइड में तो फिर आपके सिस्टम का पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, जिससे सिस्टम में पावर फ्लो भी बहुत स्मूथ होगा, लॉसेस भी मिनिमम लेवल पे रहेंगे और आपकी जो मोटर है बहुत एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी। अब दोस्तों एक सवाल ये आता है कि सिस्टम का पावर फैक्टर अगर बहुत ज़्यादा लीडिंग में चला भी गया है तो उसको हम कम कैसे करेंगे। अगर आपके सिस्टम का पावर फैक्टर लैगिंग साइड में बहुत कम हो गया है तो आप इंडस्ट्रीज में कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटर बैंक का यूज़ करने से आपके लैगिंग साइड में पावर फैक्टर जो कम हुआ है वो इंप्रूव होकर नियर टू यूनिटी आ जाता है। पर इस केस में तो आपका पावर फैक्टर यूनिटी से आगे निकल गया है, लीडिंग साइड में चला गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम शंट रिएक्टर का यूज़ करते हैं। शंट रिएक्टर बेसिकली एक तरीके के इंडक्टर्स ही होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये रिएक्टिव पावर को कंपेंसेट करे। अगर पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लैगिंग में है तो आप कैपेसिटर बैंक इंक्लूड कर दीजिए, बहुत ज़्यादा लीडिंग में है तो आप इंडक्टर बैंक इंक्लूड कर दीजिए, या तो फिर आप शंट रिएक्टर इंक्लूड कर दीजिए। इस तरीके से आप पावर फैक्टर को यूनिटी के अराउंड मेंटेन कर पाएंगे। तो दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर के वजह से सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पावर फैक्टर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उन वीडियो को देखकर आप पावर फैक्टर से रिलेटेड अपने सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।